हेलो एवरीवन। सो आज का लेक्चर बहुत अच्छा टॉपिक है हमारा, बहुत बढ़िया चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। भाई कंज्यूमर्स को लेके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेके बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का वीडियो चाहिए। सो आज के लेक्चर में हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन का पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज समझ लेते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नीड क्यों अराइज होती है। भाई इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नीड क्यों है पता है? क्योंकि इंडिया में ना कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन जो है ना, वो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज्यादा है। कभी कंज्यूमर से एमआरपी से ज्यादा प्राइस चार्ज किया जाता है, तो कभी लो क्वालिटी गुड सेल कर दिए जाते हैं, कभी स्प्यूरियस गुड सेल कर दिए जाते हैं, कभी एडल्ट्रेटेड गुड्स मिक्सिंग। ये बहुत कॉमन कॉमन प्रॉब्लम्स है। कंज्यूमर बहुत अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स को क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। तो अगर कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन है तो कहीं ना कहीं उन कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे वहां पे क्या होना चाहिए, एक लॉ होना चाहिए। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग उस लॉ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले इनिशियली गवर्नमेंट ने जो एक्ट एस्टैब्लिश किया था, उस एक्ट का नाम याद रखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्या याद रखेंगे? 1986। और उसके बाद उसे कंपेयर करेंगे हमारे अमेंडेड एक्ट के साथ। अमेंडेड मतलब जो चेंजेस आए ना, उसके साथ। अमेंडेड एक्ट जो आया वो आया 2019। तो जो नया एक्ट बोला गया वो बोला गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। पहले क्या था? 1986। बाद में क्या आया? 2019। पहले चैप्टर का थोड़ा बेसिक बेसिक चीजें देखेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंस या नीड देखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। उसके बाद हम लोग राइट्स कवर करेंगे, राइट्स ऑफ कंज्यूमर। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके बाद मेथड्स टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर। फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। और बाद में हम लोग 1986 को और 2019 को कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इनिशियल बेस पे सबसे पहले हमें जो टॉपिक दिया है वो दिया है नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। भाई इंडिया में कंज्यूमर्स को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरीके से क्या हो रहा है, उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो नीड एक बार चेक करते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें क्या दिया है? कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ द बिजनेस। भाई कंज्यूमर ये ना हमारे बिजनेस का पर्पस है। हमने बिजनेस शुरू क्यों किया था? कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर इज द फाउंडेशन स्टोन। भाई अगर कंज्यूमर ही नहीं है तो क्या आपका बिजनेस होगा? नहीं होगा। तो आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करो, सही टाइम पे प्रोवाइड करो और सही प्राइस पे प्रोवाइड करो। तो सबसे पहले याद रखेंगे कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ द बिजनेस, कंज्यूमर इज द फाउंडेशन ऑफ द बिजनेस। सो बिजनेसमैन मस्ट प्रोवाइड द राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्राइस एट द राइट टाइम। तो याद रखेंगे फर्स्ट पॉइंट हमारा पर्पस ऑफ बिजनेस। सेकेंड वन, बिजनेस इज अ मीन्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। भाई हम लोग ध्यान रखेंगे बिजनेस क्या है? मीन्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर है। आप लोग एक चीज समझो, आप लोग अगर बिजनेस कर रहे हो ना तो आपका इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए, दैट इज टू सेटिस्फाई द कस्टमर। अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करते तो क्या लॉन्ग टर्म में आपका बिजनेस चलेगा कभी भी? बॉस, नॉट पॉसिबल। हमेशा ध्यान रखेंगे जितना कस्टमर को अच्छे से सेटिस्फाई करेंगे ना, उतना उनको मेंटेन करना, रिटेन करना या नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना हमारे लिए क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है। लॉन्ग टर्म में हम लोग आसानी से हमारा बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। भाई हम लोग ध्यान रखेंगे बिजनेस में मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट, फिर होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, उसके बाद होता है गुडविल क्रिएट करना। बट याद रखेंगे कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में सिर्फ प्रॉफिट या सिर्फ सेल्स या सिर्फ गुडविल आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपका एक और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, दैट इज टू सेटिस्फाई द कस्टमर एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द कस्टमर। जो भी कस्टमर है या जो भी कंज्यूमर है, हमेशा आप लोग उसे क्या करोगे? सेटिस्फाई करोगे और प्रोटेक्ट करोगे। कभी भी कोई भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन कंज्यूमर के साथ नहीं होना चाहिए। सो थर्ड पॉइंट याद रखेंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव एक और क्या होना चाहिए प्रॉफिट के साथ? दैट इज टू प्रोटेक्ट दी कस्टमर्स। नेक्स्ट वन, ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। वही एक और चीज का ध्यान रखेंगे। आप लोग देखो, हम आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ना, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके अंदर आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कि भाई जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो हम लोग है ना इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कंसीडर करते हैं। तो इवन उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी बोला है
कि भाई सोशल जस्टिस होना चाहिए, कस्टमर के साथ किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन या अनफेयर प्रैक्टिसेस होनी चाहिए नहीं। तो हम लोग याद रखेंगे सोशल जस्टिस तो इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी बोला है कि कस्टमर के साथ कोई गलत प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, स्टेक होल्डर अप्रोच। अब है ना बच्चों ये याद रखना कि स्टेक होल्डर क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टेक होल्डर को है ना कंफ्यूज करते हैं शेयर होल्डर के साथ। शेयर होल्डर अलग होता है, स्टेक होल्डर अलग होता है। स्टेक की बात करते हैं। स्टेक, स्टेक का मतलब पता है क्या होता है? इंटरेस्ट। मैं बोल रहा हूं स्टेक होल्डर, दैट मींस इंटरेस्ट होल्डर। हर वो इंसान जिसको आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है ना, उसको क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर बोलते हैं, इंटरेस्ट होल्डर। आपकी कंपनी के एम्प्लॉय स्टेक होल्डर है। पता है क्यों? क्योंकि उनको आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है, आप उन्हें सैलरी पे करने वाले हो। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि गवर्नमेंट को आपसे क्या मिलने वाला है? टैक्स मिलने वाला है। इन्वेस्टर्स को भी इंटरेस्ट है, क्यों? क्योंकि उन्हें डिविडेंड मिलने वाला है या कुछ रिटर्न मिलने वाला है। सेम तरीके से कस्टमर भी हमारे स्टेक होल्डर है, क्योंकि उन्हें हमारी कंपनी से या हमारे बिजनेस से क्या मिलता है? तो उन्हें प्रोडक्ट मिलता है या फिर सर्विसेज मिलती है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो भी हम लोग फोकस करेंगे वो किस चीज पे करेंगे कि भाई कस्टमर जो है वो हमारा स्टेक होल्डर है, और स्टेक होल्डर हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए, हमेशा प्रोटेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट वन, रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ पावर। भाई बिजनेस के पास है ना अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है पावर के साथ। आज आप एक चीज समझो, बिजनेस की वजह से ना बिजनेस के पास इतना पावर है कि वो लोग सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। फैशन इनके हिसाब से चल रहा है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस इनके हिसाब से चल रहा है, ये लोग सोसाइटी को मोल्ड करते हैं। जो चीज ये लोग लॉन्च करते हैं कई बार वो चीज फैशन बन के आ जाती है, चाहे वो फूड के केस में हो, चाहे वो नॉर्मल क्लोथिंग के केस में हो, कोई भी चीज में हो। आप लोग देखो फूड में अलग अलग तरह की डिशेज आती है और हम लोग उसको ट्राई करते हैं। क्लोथिंग में आप लोग देखो कुछ कंपनी सिर्फ स्लीव्स सेल कर रही है और हम लोग क्या करते हैं? परचेज करते हैं। कुछ कंपनी सिर्फ कॉलर भी सेल कर रही है। वो फैशन उन्होंने निकाला और सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया। मतलब पता है क्या? बिजनेसमैन के पास पावर है, तो बोल रहे हैं भाई अगर इतना पावर है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप लोग कस्टमर्स को क्या करोगे? प्रोटेक्ट करोगे, कभी भी उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं करोगे। नेक्स्ट वन, थियरी ऑफ ट्रस्टीशिप। भाई थियरी ऑफ ट्रस्टीशिप, पता है ये थियरी ऑफ ट्रस्टीशिप किसने दी? महात्मा गांधी ने। गांधी जी ने क्या बोला कि भाई थियरी ऑफ ट्रस्टीशिप की बात करते हैं तो भाई हमेशा आपका फोकस है ना कस्टमर्स के ऊपर रखो, कंज्यूमर्स के ऊपर रखो। उन्होंने बोला कंज्यूमर इज नॉट एन इंटरफेरेंस इन द बिजनेस, ही इज द पर्पस ऑफ इट। भाई कस्टमर अगर आपके बिजनेस में आ रहा है कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, तो वो कोई इंटरफेरेंस थोड़ी है भाई, डिस्टर्ब थोड़ी कर रहा है। आपने बिजनेस शुरू क्यों किया था? कस्टमर के लिए शुरू किया था। तो बोल रहे हैं कस्टमर इज नॉट एन इंटरवेंशन इन द बिजनेस, ही इज द पर्पस ऑफ इट। You are not doing a favor by serving him. He is doing a favor by giving you the opportunity to do so. भाई आपका बिजनेस है ना, वो कोई एहसान नहीं कर रहा है कस्टमर के ऊपर उसको प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करके। कस्टमर आपके ऊपर एहसान कर रहा है एक तरीके से, क्योंकि वो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप उसे क्या कर सको? अच्छे से सर्व कर सको। तो याद रखेंगे थियरी ऑफ ट्रस्टीशिप गिवन बाय महात्मा गांधी। नेक्स्ट, बिजनेस एथिक्स। भाई जब हम लोग एथिक्स की बात करते हैं, एथिक्स का मतलब पता है आप लोगों को? एथिक्स का मतलब होता है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, मतलब क्या सही है और क्या गलत है, ये तो पता होना चाहिए ना। जब हम लोग बात करते हैं क्या सही है क्या गलत है, कैरेक्टर की बात करते हैं, बिहेवियर की बात करते हैं, तो बोले बिजनेस के अंदर भी डेफिनेटली आप लोगों को मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज को कंसिडर करना चाहिए। जो बिजनेस एथिकल वैल्यूज को कंसिडर नहीं करता वो लॉन्ग रन में कभी सर्वाइव भी नहीं कर पाता। तो हम लोग याद रखेंगे बिजनेस हमेशा ना मॉरल वैल्यूज को संभाल के अगर चलता है ना, तो कस्टमर्स को वो प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा। वो जानता है कि उसकी मॉरल ड्यूटी है कि कस्टमर्स को क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड लास्ट वन, सेल्फ इंटरेस्ट। भाई जब हम लोग सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं, सिंपल चीज है ना, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए बिजनेस के अंदर। आपको एलपीजी पता होगा सबको, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जब से लिबरलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन आया, कंपटीशन है ना बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और ये आपके इंटरेस्ट में है कि अगर आप कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करते हो ना, तो लॉन्ग टाइम में आप लोग सर्वाइव कर सकते हो। अगर समझो आप लोगों ने कभी कस्टमर्स के बारे में नहीं सोचा, तो बहुत सिंपल है कि कस्टमर शिफ्ट हो जाएंगे, वो कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे। तो हम लोग ध्यान रखेंगे हमेशा कि भाई हमारे ही बेनिफिट में है अगर हम लोग कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, तो कंज्यूमर्स को रिटेन करना हमारे लिए क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। तो याद रखेंगे नीड फॉर कंज्यूमर
प्रोटेक्शन। यहां तक पहले आप सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये है क्या है, नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब नीड तो हमने देख ली। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम कवर करेंगे राइट्स ऑफ कंज्यूमर। भाई कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था ना 1986, उसमें कुछ राइट्स बताए गए। तो देखते हैं अलग अलग राइट, जिसमें सबसे पहला राइट हमें क्या बोला है, राइट टू सेफ्टी। क्या बोला, राइट टू सेफ्टी। भाई कस्टमर की सेफ्टी पे फोकस करना है। उन्होंने बोला है कि कस्टमर जो भी प्रोडक्ट परचेस करे ना, वो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, दैट द प्रोडक्ट मस्ट बी सेफ इन नेचर, इट मस्ट नॉट बी हैजार्डियस इन नेचर। प्रोडक्ट थोड़ा भी है ना डेंजरस नहीं होना चाहिए, हार्मफुल केमिकल्स है, या फिर सपोज करो आप लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट परचेस करते हो तो वो सेफ होने चाहिए। गैस सिलेंडर परचेस करते हो तो प्रॉपरली सील्ड होना चाहिए। फूड अगर परचेस करते हो, उसमें अगर फूड कलर ऐड किया है, ऐसा कुछ है, तो वो लीवर या लंग्स को डैमेज नहीं करना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि सबसे फर्स्ट चीज क्या है, राइट टू सेफ्टी। दिस द राइट टू प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स विच आर हैजार्डियस टू लाइफ। मतलब हम लोग ये राइट क्यों लेके आए हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए जो नॉर्मली क्या है, हैजार्डियस टू लाइफ है। तो कंज्यूमर्स को ऐसे प्रोडक्ट से हमेशा क्या मिलनी चाहिए, सेफ्टी मिलनी चाहिए। तो हम लोग ध्यान रखेंगे उस चीज का। नेक्स्ट वन, राइट टू बी इंफॉर्म्ड। भाई सेकंड चीज क्या है, राइट टू बी इंफॉर्म्ड। मैं अगर शॉप में कोई प्रोडक्ट परचेस करने जाता हूं, तो वो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, उसकी क्वांटिटी है, उसकी पोटेंसी है, प्योरिटी, ये सब चीज के बारे में मैं इंफॉर्मेशन ले सकता हूं। और मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मुझे क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। मतलब आप लोग कस्टमर से कोई भी इंफॉर्मेशन है ना कंसील नहीं कर सकते, छुपा नहीं सकते हो। बिजनेसमैन को हर इंफॉर्मेशन कस्टमर को प्रोवाइड करनी होगी, वेदर इट इज रिलेटेड टू क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, एनीथिंग। जो इंफॉर्मेशन उसने डिमांड की है, वो इंफॉर्मेशन उसे मिलनी चाहिए। तो अभी तक दो राइट देखे, कौन सा, सबसे पहला राइट टू सेफ्टी, एंड सेकेंड वन राइट टू बी इंफॉर्म्ड। नेक्स्ट वन, राइट टू चूज। भाई राइट टू चूज की बात हो रही है, अब चॉइस की बात हो रही है। जब हम लोग प्रोडक्ट परचेस करने जाते हैं ना, तो वहां पे बहुत वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड दैट टू एट ए कॉम्पिटिटिव प्राइस। इतनी सारी वेराइटी है। अब हमारे ऊपर है ना कि हम लोग कौन सा प्रोडक्ट चूज करेंगे। नो सेलर शुड यूज एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक। भाई कोई भी सेलर एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक यूज नहीं कर सकता। कोई बिजनेसमैन आपको फोर्स कर सकता है क्या कि नहीं यही परचेस करो, नॉट पॉसिबल। सो याद रखेंगे, सेलर शुड नॉट यूज एनी काइंड ऑफ एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक। आपके पास चॉइस है, आपके पास राइट है, आपको जो प्रोडक्ट परचेस करना है वो प्रोडक्ट आप लोग परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट, राइट टू बी हर्ड। भाई राइट टू बी हर्ड की बात की है, मतलब हम लोग जब भी कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं ना, तो हम लोगों को ऐसा होता है कि यार प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। बट सपोज करो इन केस कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला, थोड़ा डैमेज है या ऐसा कुछ भी है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे, हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम लोग हमारा डिससेटिस्फेक्शन है ना रजिस्टर करवा सकते हैं। कहां पे रजिस्टर करवा सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो याद रखना, हम लोग यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज पढ़ने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट फॉरम पढ़ेंगे, स्टेट कमीशन पढ़ेंगे, और नेशनल कमीशन पढ़ेंगे। सो द कंज्यूमर कैन रजिस्टर हिज डिससेटिस्फैक्शन एट द अप्रोप्रिएट फॉरम। और वो अप्रोप्रिएट फॉरम जो है वो कितने हैं, तो 3 अप्रोप्रिएट फॉरम है। तो सबसे पहले हम लोग जो कवर करने वाले चैप्टर में वो डिस्ट्रिक्ट फॉरम है, सेकंड हम लोग देखेंगे स्टेट कमीशन, और थर्ड हम लोग देखेंगे नेशनल कमीशन। तो 3 अलग अलग चीजें देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल। उसके बाद नेक्स्ट राइट बोला है राइट टू सीक रिड्रेसल। क्या बोला है, राइट टू सीक रिड्रेसल। मैंने कोई प्रोडक्ट परचेस किया और वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला। अगर वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकलता है तो हम लोग शॉपकीपर को जाके या सेलर को जाके बोल सकते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, हमें रिफंड चाहिए, या प्रोडक्ट रिप्लेस करके दो, या प्रोडक्ट रिपेयर करके दो। मतलब जो भी हमारी प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन आना चाहिए। राइट टू सीक रिड्रेसल, रिड्रेस करके दो भाई, सॉल्यूशन लेके आओ कैसे भी करके। ये जो आपकी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है ये गलत है, मुझे कैसे भी करके इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो याद रखेंगे राइट टू सीक रिड्रेसल। अभी तक टोटल कितने पॉइंट्स हुए, 5 पॉइंट। सबसे पहले राइट टू सेफ्टी, सेकेंड वन राइट टू बी इंफॉर्म्ड, थर्ड वन राइट टू चूज, फोर्थ वन राइट टू बी हर्ड, एंड फिफ्थ वन राइट टू सीक रिड्रेसल। भाई यहां तक 5 पॉइंट्स कंपल्सरीली सबको याद होने चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। भाई कंज्यूमर एजुकेशन की बात की है, हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो कंज्यूमर एजुकेशन है ना, वो कंज्यूमर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो हम लोग उस चीज का ध्यान रखेंगे कि कंपल्सरीली कंज्यूमर्स को एजुकेशन मिल जानी चाहिए। जब हम लोग कंज्यूमर्स को एजुकेशन की बात करते हैं तो भाई कंज्यूमर को अगर उसके राइट्स के बारे में पता होगा, उसके रेमेडीज के बारे में पता होगा, तो डेफिनेटली उनको हेल्प मिलती है कि कोई भी बिजनेस में ना उनके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता, चीट नहीं कर सकता उनको, बिकॉज दे आर एजुकेटेड। तो चीट करना एक्सट्रीमली क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट। मतलब हम लोगों के पास एक और राइट है कि हम लोग हेल्दी एनवायरमेंट में रहे। मतलब हम लोग ध्यान रखेंगे किसी भी तरह का एनवायरमेंटल पॉल्यूशन या ऐसा कुछ नहीं हो, ये हमारा हक है। आपको बिजनेस करना है करो, लेकिन आपके बिजनेस की वजह से एनवायरमेंट में पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सो दैट इज राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट। सो ये 7 अलग अलग राइट्स है, राइट्स ऑफ कंज्यूमर। आई होप सबसे पहले आप सबको यहां तक क्लियर होना चाहिए। क्लियर एवरीवन? सो नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट होते हैं। अब नेक्स्ट जो हमें बोला है वो बोला है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, राइट्स, अब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और स्टूडेंट्स एक चीज याद रखना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है कब मिलती है, कब होता है, जब है ना आप लोग राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साथ साथ में देखोगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन है, वो जो राइट्स हमने पढ़े वो राइट्स कब मिलेंगे आपको, जब आप लोग इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करोगे। अगर आपने इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो नहीं किया तो राइट्स भी आपको नहीं मिलेंगे। जैसे सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बेसिक है, एक्सरसाइज द राइट्स। भाई आपको अगर 6 से 7 राइट्स मिले हैं अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सो इट इज योर ड्यूटी टू एक्सरसाइज दैट राइट। गवर्नमेंट सामने से आपके पास कभी नहीं आएगी, आपको राइट दिए हैं, आप उन राइट्स को क्या करोगे, यूज करोगे। नेक्स्ट इज आस्क फॉर फुल इंफॉर्मेशन। भाई आप लोग जब प्रोडक्ट परचेस करने जाते हो तो प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन लो ना, उसका प्राइस, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, सब चीज जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो इंफॉर्मेशन आपको लेनी चाहिए, पूछना ही चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट इज बी क्वालिटी कॉन्शियस। भाई प्रोडक्ट परचेस करने से पहले हमेशा क्वालिटी चेक करो आप उसकी, क्या उसके ऊपर ISI मार्क है, एज मार्क है, तो वुल मार्क है, क्या ये सब क्वालिटी मार्क्स है उसके ऊपर। अगर प्रोडक्ट के ऊपर क्वालिटी मार्क है तो ही आप लोग उस प्रोडक्ट को क्या करोगे, परचेस करोगे। नेक्स्ट वन इज इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। भाई कैश मेमो का मतलब क्या होता है, बिल। बिल लेना चाहिए प्रोडक्ट परचेस करते टाइम। बहुत बार कंज्यूमर्स क्या करते हैं पता है, GST बचाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए है ना, क्या करते हैं कि बिल के बिना ही प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं। एक चीज याद रखना, अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट बिल के बिना परचेस किया है और उसके बाद आप लोग वारंटी क्लेम करने जाते हो या फिर कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करने जाते हो, कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। तो याद रखना कैश मेमो, बिल हमेशा होना ही चाहिए आपके पास। नेक्स्ट वन इज डोंट गेट कैरिड अवे बाय एडवर्टीजमेंट। भाई हम लोग ध्यान रखेंगे, एडवर्टीजमेंट के साथ साथ मत चले जाओ। एडवर्टीजमेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो शायद एग्जैगरेटेड होती है, मतलब बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। पहले आप लोग चीजों को वेरीफाई करो और उसके बाद ही आप लोग आगे बढ़ो। तो बोल रहे डोंट गेट कैरिड अवे बाय एडवर्टीजमेंट्स। एंड लास्ट वन इज फाइल कंप्लेन। भाई कंप्लेन फाइल करो अगर कुछ गलत हुआ है, अगर एक्सप्लॉइट किया गया है आपको कोई प्रोडक्ट के थ्रू, कोई सर्विस के थ्रू, तो आपको कंप्लेन फाइल करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग कंप्लेन फाइल करोगे तो नेक्स्ट टाइम वो मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर कोई और कंज्यूमर को इस तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। अगर आपने कंप्लेन फाइल नहीं की तो बेसिकली पता है क्या होगा, ये मैन्युफैक्चरर, सेलर्स, ये लोग क्या होते हैं पता है, ये लोग और एनकरेज हो जाते हैं कि यार ठीक है ना, हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वैसे भी कहाँ कुछ प्रॉब्लम आ ही रही है। तो इसलिए याद रखना, अगर कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन है तो डेफिनेटली आप लोग उसके अगेंस्ट में क्या करोगे, कंप्लेन फाइल करोगे। तो हम लोग याद रखेंगे ये हमारी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो पहले हमने पढ़ा राइट्स और उसके बाद हमने पढ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये 2 चीजें क्लियर होनी चाहिए हमें। अब नेक्स्ट एक टॉपिक दिया है, मेथड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जब हम लोग कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं तो अलग अलग मेथड है प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे पहले बोला है सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस। भाई अगर आपका बिजनेस है तो आप लोग खुद भी बेसिकली क्या कर सकते हो, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो ना। सेल्फ डिसिप्लिन, आप खुद ही अगर सोच लो कि मैं कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट नहीं करूंगा तो उससे ज्यादा बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। गवर्नमेंट कभी आपके बिजनेस में इंटरवेन नहीं करेगी अगर आपने खुद ने सेल्फ रेगुलेशन को फॉलो किया। आप एक्सप्लॉइट करते हो तब गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ता है ना। आप अगर एक्सप्लॉइट ही नहीं करोगे तो क्या गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी, कभी भी नहीं करेगी। नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर अवेयरनेस। भाई कंज्यूमर्स में अवेयरनेस होनी चाहिए।
आप लोग सोच के देखो, अगर कंज्यूमर्स पहले से ही अवेयर है, उनके पास एजुकेशन है, उन्हें सब पता है, तो क्या कोई बिजनेसमैन उन्हें चीट कर पाएगा कभी भी, मैन्युफैक्चरर, सेलर या कोई भी? नॉट पॉसिबल। तो कंज्यूमर अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि जो डिसऑनेस्ट बिजनेसमैन है ना, वो चीट ना कर पाए कभी भी। नेक्स्ट इज कंज्यूमर एसोसिएशन। हमारी कंट्री में ना सभी कंज्यूमर्स को ना एक हो जाना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। और जब कंज्यूमर एसोसिएशन वाले, एनजीओ वाले सब मिलके किसी चीज़ के अगेंस्ट में जाएंगे ना, तो डेफिनेटली उस मैन्युफैक्चरर को या शॉपकीपर को, उन लोगों का अपना जो एक्सप्लॉयटेशन है ना, वो क्या करना होगा, रोकना होगा। तो एसोसिएशन बना सकते हो आप लोग। फिर जब गवर्नमेंट कंट्रोल की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट कंट्रोल में लेजिस्लेटिव मेजर्स में बहुत सारी चीजें आती है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? सबसे पहले गवर्नमेंट है ना पब्लिसिटी करती है। आप लोग अगर देखोगे तो गवर्नमेंट के अलग अलग मैगजीन्स आते हैं, जर्नल्स आते हैं, फिल्म्स आती है, शॉर्ट फिल्म्स, वीडियो। टीवी पे अगर आप देखोगे तो छोटी छोटी वीडियोज आती है कुछ सेकंड्स की, जागो ग्राहक जागो, जिसमें बताया जाता है प्रोडक्ट परचेज करते टाइम बिल लेना चाहिए, क्वालिटी मार्क चेक करना चाहिए, ये सब चीज़ें। उनकी डेली मैगजीन्स या जर्नल्स भी आती है जिसको बोलते हैं उपभोक्ता जागरण के नाम से भी एक क्वार्टरली इनकी जर्नल आती है। तो उसके अंदर भी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। इवन इंडिया में 15 मार्च को कंज्यूमर राइट्स डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है, तो हम लोग उस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। फिर एक बोला है अवार्ड्स की बात की है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अवार्ड दे सकती है कि जो भी यंग यूथ जो है, बेसिकली जो यूथ है, वो अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए आगे आ रहा है तो उन्हें अवार्ड भी दिया जा सकता है। फिर बोला गया है एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, मतलब जितने भी मैन्युफैक्चरर्स है, प्रोड्यूसर्स है, वो लोगों को बोला जाता है, इंसिस्ट किया जाता है कि भाई आप लोग प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है, लेकिन वो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, इट शुड बी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने एक कंज्यूमर वेलफेयर फंड बना के रखा हुआ है। इस कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जो भी फंड है ना, वो क्यों यूज किया जाता है, कंज्यूमर के लिए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, उनके रिसर्च के लिए, उनके गाइडेंस के लिए, उनके काउंसिलिंग के लिए, अलग अलग चीजों के लिए फंड्स को यूज किया जाता है। भाई कंज्यूमर्स को बेनिफिट मिलना चाहिए। नेक्स्ट बोला गया है लोक अदालत। जब हम लोग लोक अदालत की बात करते हैं, लोक अदालत क्यों होता है, स्पीडी रिड्रेसल के लिए। जल्दी अगर किसी चीज का सॉल्यूशन लेके आना है ना, तो लोक अदालत में जा सकते हो आप लोग। वहां पे आपके मैटर को सुना जाता है और ऑन द स्पॉट ही उस चीज का सॉल्यूशन लेके आ जाता है। तो लोक अदालत भी एक ऑप्शन है। फिर एक बोला है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या बोला है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जब हम लोग लिटिगेशन की बात करते हैं, लिटिगेशन का मतलब होता है केस फाइल करना। तो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, हम लोग केस फाइल करेंगे। एक एग्जांपल देता हूं। इंडिया में ना एक लॉयर है, एमसी मेहता, बहुत बढ़िया लॉयर है। वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए अगर कोई भी मैटर होता है तो उसमें वो आगे आते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं और उसमें ट्राई करते हैं कि भाई हो सके उतना ज्यादा लोगों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। आप सबको गंगा रिवर पता है, गंगा रिवर के वहां पे ना पहले टैनरीज थी। अब वो जो टैनरीज थी, वो टैनरीज क्या थी, टैनरीज का मतलब क्या होता है, लेदर मेकिंग फैक्ट्रीज। जब वो लोग लेदर बनाते हैं ना, तो उसमें एनिमल स्किन को यूज कर सकते हैं या कोई भी चीज को यूज कर सकते हैं, और उसको केमिकल और वो सब चीजों से ना क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है। और वो सब वो लोग क्या कर रहे थे, उस चीज को रिलीज कर रहे थे गंगा रिवर के अंदर। अब वहां के जो लोग थे वो बहुत परेशान थे, तो एमसी मेहता ने इन सबके बिहाफ पे एक केस फाइल किया कोर्ट में, और वो जीत भी गए। मतलब देखो ये क्या था पता है, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए उन्होंने क्या किया, लिटिगेशन फाइल किया, केस फाइल किया। क्या एमसी मेहता का खुद का कोई पर्सनल इंटरेस्ट था उसमें, नहीं था। उन्होंने सिर्फ क्यों किया, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए। एंड नेक्स्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम। ये अगर मैं ना बताऊं ना तो भी आपको आना चाहिए, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि अगर कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाइड है तो वो कंप्लेन रजिस्टर कर सकता है। कहां पे रजिस्टर कर सकता है, हमने देखा था 3 जगहें थी। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम, सेकंड हमने क्या देखा था, स्टेट कमीशन, एंड थर्ड हमने क्या देखा था, तो नेशनल कमीशन। 3 अलग अलग ऑप्शन है जहां पे आप लोग क्या कर सकते हो, कंप्लेन फाइल कर सकते हो। तो ये आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, मेथड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। 4 ऑप्शन है और 4th ऑप्शन के अंदर बहुत सारे सब पॉइंट्स है। डन। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आपको बोला है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया कि पहले जो लॉ था वो कौन सा था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये पुराना लॉ था। बाद में कौन सा एक्ट आ गया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब 1986 में कुछ रेमिडीज दिए गए। रेमिडीज मतलब सॉल्यूशन, कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और वो प्रोडक्ट से फॉर एग्जांपल डिफेक्टिव है
या ऐसा कुछ है तो क्या होगा? तो बोल रहे हैं सबसे पहला रेमेडी आपके पास क्या अवेलेबल है? फर्स्ट वन, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट इन गुड्स और डेफिशिएंसी इन सर्विस। आपके पास सबसे पहला और सबसे बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है कि भाई अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा और उसमें डिफेक्ट है तो आप शॉपकीपर को बोल सकते हो कि भाई इस डिफेक्ट को ठीक करके दे। अगर सर्विस में कोई डेफिशिएंसी है, सर्विस में अगर कमी रह गई है तो सर्विस को ठीक करके दो आप लोग। और है ना, एक चीज याद रखना स्टूडेंट्स, आप लोग एग्जाम में आंसर लिखते हो ना, तो आंसर पता है कैसा होना चाहिए? क्वालिटी आंसर होना चाहिए। बेटा देखो, पास आप सब लोग होने वाले हो, लेकिन मार्क्स कौन लाएगा? जो क्वालिटी लिखेगा। एक एक वर्ड का पता है इंटरप्रिटेशन होता है। आप लोग नोटिस करो, यहां पे गुड्स के अंदर क्या वर्ड यूज किया? डिफेक्ट। सर्विस के लिए क्या वर्ड यूज किया? डेफिशिएंसी। क्यों? सर्विस के लिए हमेशा डेफिशिएंसी होता है, डिफेक्ट नहीं होता। मैं जब आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। सपोज अगर मैं आपको अच्छा नहीं पढ़ा रहा, तो आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि करण सर डिफेक्टिव है। क्या बोलोगे? कि करण सर की सर्विस में डेफिशिएंसी, ऐसा बोलोगे ना आप लोग। तो सर्विस में क्या होता है? डेफिशिएंसी होती है। प्रोडक्ट में क्या होता है? डिफेक्ट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, वर्डिंग्स लिखते टाइम ध्यान रखेंगे, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट इन गुड्स और डेफिशिएंसी इन सर्विस। नेक्स्ट वन, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव गुड्स। भाई रिप्लेसमेंट मांग सकते हैं, हम बोल सकते हैं ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट ले लो और उसके सामने कोई नया प्रोडक्ट दे दो हमें। नेक्स्ट वन, रिफंड ऑफ प्राइस पेड बाय द सेलर। अब रिफंड ऑफ प्राइस बोल रहे हैं कि भाई रिफंड ऑफ प्राइस पेड, जो भी कस्टमर ने प्राइस पे किया था उसका रिफंड चाहिए। कौन रिफंड देगा? सेलर। सो रिफंड ऑफ प्राइस बाय द सेलर, कि भाई सेलर पूरा प्राइस क्या कर सकता है? रिफंड भी कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन, पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन। अगर कोई प्रोडक्ट परचेस किया, बीच में ऐसी बहुत बार न्यूज देखने मिली हम लोगों को कि कोई फोन है और वो फोन ब्लास्ट हो गया। बीच में तो ऐसा भी न्यूज था कि किसी इंसान ने नॉर्मली पॉकेट में रखा था फोन और फोन ब्लास्ट हो गया विदाउट एनी रीजन। तो उस केस में कंज्यूमर कोर्ट में आप लोग जा सकते हो और आपको कंपेंसेशन मिल सकता है, बिकॉज उस प्रोडक्ट की वजह से माइट बी पॉसिबल कि आपको कोई इंजरी हुई हो या फिर कोई लॉस हुआ हो, तो कंपेंसेशन आप लोग क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज विड्रॉवल ऑफ हैजार्डियस गुड्स। भाई हैजार्डियस गुड्स की बात की है। हैजार्डियस गुड्स का मतलब क्या होता है? डेंजरस गुड्स। तो अगर कोई भी तरह के हैजार्डियस गुड्स है, डेंजरस गुड्स है, तो मार्केट से उसे क्या करना होगा? विड्रॉ करना होगा। गवर्नमेंट का या कोर्ट का ऑर्डर आ सकता है कि शॉपकीपर को या मैन्युफैक्चरर को कि भाई आप लोग जो भी हैजार्डियस गुड्स बेच रहे हो उसको सेल करना क्या करो? बंद करो। नेक्स्ट वन, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। बोल रहे हैं डिसकंटिन्यू करो भाई, ये जो भी अनफेयर प्रैक्टिसेस है वो अब आपको कंपलसरीली बंद करनी होगी। कोई भी तरह की गलत प्रैक्टिसेस को आप लोग फॉलो नहीं कर सकते। तो ये अलग अलग रेमेडीज अवेलेबल है, कोर्ट का इसमें से कोई भी ऑर्डर आ सकता है, तो हम लोग उस चीज का ध्यान रखेंगे। आई होप यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और वीडियो देखते रहो ना, तो साथ साथ में अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करना डेफिनेटली, तब जाके मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। हमने कुछ देर पहले देखा था कि कंज्यूमर अगर डिससेटिस्फाइड है किसी चीज से तो वो क्या कर सकता है? कंप्लेन फाइल कर सकता है। कंप्लेन फाइल कहां पे कर सकता था? डिस्ट्रिक्ट फॉरम में, स्टेट कमीशन में और नेशनल कमीशन में, कहीं पे भी कंप्लेन फाइल कर सकता था। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट फॉरम। और है ना, आप लोग एक चीज समझो, अगर आपने डिस्ट्रिक्ट फॉरम समझ लिया ना, तो स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन तो एकदम कॉपी पेस्ट है भाई, कोई फर्क नहीं है। प्रोसीजरल पार्ट एकदम सेम है, सिर्फ माइन्यूट चेंजेस है, एक दो चेंजेस है हार्डली, और कोई चेंज नहीं है। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फॉरम समझो ध्यान से, स्टेट और नेशनल तो अपने आप आ ही जाएगा आपको। चलिए डिस्ट्रिक्ट फॉरम की अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फॉरम, डिस्ट्रिक्ट की बात की। डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? स्टेट के अंदर होता है। तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम को एस्टैब्लिश करने वाला कौन होगा? स्टेट गवर्नमेंट। याद रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट फॉरम को एस्टैब्लिश करने वाला कौन होगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट उसको क्या कर रही है? एस्टैब्लिश कर रही है। अब उसके साथ उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी पता होना चाहिए हमें कि भाई किस तरीके से एस्टैब्लिश किया जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम में कौन होगा? तो एक चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स, 1 चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स। सो याद रखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स। और कौन अपॉइंट करेगा? ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट। जो पावर सिविल कोर्ट के पास होता है ना, वही पावर्स यहाँ पे इन लोगों को भी दिए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट फॉरम के अंदर, चेयरमैन को और मेंबर्स को, कि आप से फॉर एग्जांपल कोई इंक्वायरी बिठा सकते हो या फिर किसी को नोटिस भेज सकते हो, विटनेस को बुला सकते हो, ओथ दिलवा सकते हो। एग्जामिनिंग ऑन ओथ होता है ना कोर्ट के अंदर, जैसे नॉर्मली नहीं, हमने मूवीज में और सब में देखा है, मैं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, ओथ होती है ना। तो वैसे यहाँ पे भी ओथ हो सकती है, तो विटनेस को बोला जा सकता है ओथ के लिए। नेक्स्ट,
यहां पे बोला है द डिस्ट्रिक्ट फॉरम कैन रिसीव द कंज्यूमर कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज नॉट मोर देन 20 lakhs। अगर आपके गुड्स की वैल्यू 20 लाख तक है तो डेफिनेटली आप लोग क्या कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट फॉरम में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। यहाँ पे बेटा ध्यान रखना, एक मिस्टेक है, 25 नहीं है, सॉरी, इसको चेंज कर देते हैं, 20 लाख कर देते हैं हम इसको। तो हम लोग याद रखेंगे, अगर आपके गुड्स की वैल्यू 20 लाख तक है तो कंप्लेंट कहां पे जानी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट में ही जानी चाहिए। अगर 25 लाख है, 30 लाख है, 40 लाख है तो भाई स्टेट लेवल पे जाके कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। 20 लाख तक के गुड्स के लिए कहां पे जाओगे आप लोग, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में जाके आप लोग कंप्लेंट फाइल करोगे। अभी तक 3 पॉइंट हुए भाई। एस्टैब्लिश किसने किया, अगेन स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लोग थे, चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स। गुड्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अप टू 20 लाख। तो 3 पॉइंट याद हुए अभी तक। अगर डिटेल में पूछे तो बॉस 5 पॉइंट तो लिखने ही है हमको, 3 पॉइंट तो बहुत ईजी हो चुके हैं। 4th पॉइंट, कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बाय अ कंज्यूमर to whom the goods are sold or service are rendered or any recognized consumer association। भाई कंप्लेन कोई भी फाइल कर सकता है, कंज्यूमर भी फाइल कर सकता है या उसके बिहाफ पे कोई कंज्यूमर एसोसिएशन भी फाइल कर सकता है। अब सपोज करो आप लोगों ने कंप्लेन फाइल की तो जो नोटिस है ना वो सामने वाली पार्टी को नोटिस जाएगा। मतलब मैंने कोर्ट में कंप्लेन फाइल की है, कोर्ट सामने जो ऑपोजिशन पार्टी है उसको क्या करेगा, नोटिस भेजेगा। नोटिस भेजने के बाद अब ये जो प्रोडक्ट है, अगर सपोज करो कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव है और अगर जरूरत पड़ती है तो उस डिफेक्टिव प्रोडक्ट को लेबोरेटरी में भेजा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ टेस्टिंग। तो टेस्टिंग पर्पस के लिए सैंपल को कहां पे भेजेंगे हम लोग, लेबोरेटरी में भेजेंगे। अब वहां से रिपोर्ट्स आएगी तो उसके बाद कोर्ट का जजमेंट आएगा। और अगर कोर्ट का जजमेंट आता है और आप लोग उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप लोग याद रखना, आप लोग एक लेवल ऊपर जाके अपील भी फाइल कर सकते हो कि भाई कोर्ट का ऑर्डर है लेकिन हम लोग उस कोर्ट के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है। अगर डिस्ट्रिक्ट फॉरम का ऑर्डर था और उस डिस्ट्रिक्ट फॉरम के ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो एक लेवल ऊपर मतलब कहां पे जाओगे, डिस्ट्रिक्ट से ऊपर क्या होता है, स्टेट। तो अगर डिस्ट्रिक्ट फॉरम में सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप लोग 30 डेज के अंदर अंदर स्टेट कमीशन में जाके क्या कर सकते हो, अपील फाइल कर सकते हो। और स्टूडेंट्स फिर से बोल रहा हूं, वर्डिंग्स का ध्यान रखना, हमेशा वर्ड क्या यूज करेंगे, अपील विद इन 30 डेज। उसका रीजन है, कंप्लेन तो आप ऑलरेडी कर चुके हो डिस्ट्रिक्ट में, इस बार आप केस रिकंसिडर करने के लिए बोल रहे हो, तो यहां पे वर्ड क्या यूज होना चाहिए, अपील वर्ड यूज होना चाहिए। क्या वर्ड यूज होना चाहिए, अपील वर्ड यूज होना चाहिए। कितने दिन में अपील करोगे, 30 डेज में। कितने दिन में, 30 डेज में अपील करेंगे हम लोग। सो अब अगर मैं आपको बोलता हूं डिटेल में एक आंसर लिखना है इसके ऊपर, तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले एस्टैब्लिश करने वाला स्टेट गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन में चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स। उसके बाद आप लोगों को साथ साथ में क्या बोला था कि गुड्स की वैल्यू अप टू 20 लाख। कौन कंप्लेंट फाइल करेगा, कंज्यूमर या कंज्यूमर एसोसिएशन। गुड्स को कहां पे भेजेंगे, लेबोरेटरी में। और नोटिस कहां पे जाएगी, ऑपोजिशन पार्टी के पास जाने वाली है। और उसके साथ अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, और याद रखना अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, जो भी इंसान सेटिस्फाइड नहीं है, ऑपोजिशन पार्टी हो या आप हो, तो उस इंसान के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, उस वर्ड को बोला जाता है एग्रीड पार्टी। आप सेटिस्फाइड नहीं तो आप एग्रीड पार्टी हो, वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो एग्रीड पार्टी है। तो एग्रीड पार्टी कहां पे जाएगा, एक लेवल ऊपर, मतलब डिस्ट्रिक्ट से कहां जाएंगे, स्टेट में। कितने दिन में जाएंगे, 30 डेज में। आई होप सबको डिस्ट्रिक्ट फॉरम क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? अगर डिस्ट्रिक्ट फॉरम क्लियर हो गया ना बॉस, तो स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन तो मैं बहुत फास्ट करवाने वाला हूं। थोड़ा साथ साथ में चलेंगे हम लोग। स्टेट कमीशन, अगेन स्टेट कमीशन मतलब स्टेट की बात हो रही है तो एस्टेब्लिश करने वाला फिर से कौन होगा, स्टेट गवर्नमेंट ही होगा। तो हम लोग याद रखेंगे उस चीज के बारे में। उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहां पे क्या बोला है, कंसिस्ट ऑफ ए प्रेसिडेंट, कंसिस्ट ऑफ ए प्रेसिडेंट एंड 2 मेंबर्स। मतलब देखो यहां पे भी सेम है ना, प्रेसिडेंट के साथ साथ कितने लोग होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए। और उस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन, ही शुड बी और ही हैज बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट। वो पहले अगर हाई कोर्ट का जज रह चुका है तो भी चलेगा, अभी अगर कंटिन्यूएंस में जज है तो भी चलेगा। पहले वाले में डिस्ट्रिक्ट में क्या पढ़ा था, चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स। यहाँ पे सेम है, प्रेसिडेंट एंड 2 मेंबर्स। कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। गुड्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फ्रॉम 20 लाख टू 100 लाख, दैट मीन्स 1 करोड़। वहां पे 20 लाख था तो यहाँ पे 20 लाख से 100 लाख तक है, मतलब 1 करोड़ तक है। अगर आपकी गुड्स की वैल्यू 20 लाख से 100 लाख के बीच में आ रही है तो आप लोग कहां पे कंप्लेंट फाइल करने जा सकते हो, स्टेट कमीशन में कंप्लेंट फाइल करने जा सकते हो। कंप्लेंट फाइल करने गए बॉस, उसके बाद क्या होता है याद करो। आप लोग जब नोटिस भेजते हो तो एक नोटिस किसको जाती है, ऑपोजिशन पार्टी को। सैंपल कहां पे जाता है, लेबोरेटरी में जाता है अगर जरूरत पड़ती है तो। उसके बाद ऑर्डर आता है।
और अगर आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हो, आप लोग अगर एग्रीड पार्टी हो, क्या हो, एग्रीड पार्टी हो, तो फिर आप लोग अपील फाइल करोगे। भाई अपील कहां पे फाइल करोगे, तो ऑब्वियसली एक लेवल ऊपर, तो डिस्ट्रिक्ट से ऊपर क्या था, स्टेट, अब स्टेट से ऊपर क्या होगा, नेशनल। तो यहां पे नेशनल में हम लोग क्या करेंगे, अपील फाइल करेंगे। अगेन भाई कितने दिन में फाइल करेंगे, तो 30 दिन में फाइल करेंगे। 30 डेज के अंदर अंदर कंपल्सरीली आपकी अपील फाइल हो ही जानी चाहिए। देखो प्रोसीजरल पार्ट एकदम सेम था, जो चीज हमने डिस्ट्रिक्ट में पढ़ी थी वही चीज किस में देख रहे हैं हम लोग, स्टेट के अंदर देख रहे हैं, तो उस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट लास्ट वन, नेशनल। भाई अगेन सेम है, डिस्ट्रिक्ट को एस्टैब्लिश करने वाला कौन, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट को एस्टैब्लिश करने वाला कौन, स्टेट गवर्नमेंट। बट ये तो नेशनल कमीशन है भाई, कंट्री लेवल पे, तो इसको एस्टैब्लिश कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी। कौन एस्टैब्लिश करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अगेन प्रेसिडेंट, अरे बाप रे, यहां पे भी सेम क्या है, प्रेसिडेंट ही आ रहा है ना। दूसरी चीज, अगर स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन थी जज ऑफ हाई कोर्ट, तो यहां पे हो जाएगा जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या हो जाएगा, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट में कितना था, चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स, स्टेट में कितना था, चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स, लेकिन यहां पे नेशनल में प्रेसिडेंट एंड 4 मेंबर्स। तो आप लोग याद रखोगे, देखो फिर से बोल रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग हैं, तो जो भी चेयरमैन है आपका उसके साथ 2 लोग हैं, स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट के साथ 2 लोग हैं, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के साथ 4 है, तो 2 2 4 ऐसे याद रख सकते हो। डिस्ट्रिक्ट में कितने थे, 2 2 मेंबर, स्टेट में कितने, 2 मेंबर, तो नेशनल में कितने, 4 मेंबर, 2 2 एंड 4, तो यहाँ पे 4 अदर मेंबर्स हो जाएंगे। गुड्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, गुड्स की वैल्यू होनी चाहिए मोर देन 100 लाख। कितनी होनी चाहिए, मोर देन 100 लाख होनी चाहिए गुड्स की वैल्यू, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। और बच्चों याद रखना, ये सब जो लिमिट्स मैं आपको सिखा रहा हूं ये पुराने लॉ की लिमिट्स है। पुराने लॉ में जो लिमिट्स थी वो 20 लाख, 20 लाख से कितनी तक लेके गए, 100 लाख तक, 100 लाख से कितने तक लेके गए, अबव 100 लाख लेके गए। तो अब ये तो पुराने लॉ की है, आगे हम लोग नए लॉ की भी लिमिट्स देखेंगे। उसके बाद क्या होता था, आप लोग नोटिस भेजते थे, नोटिस सामने वाली पार्टी को जाती थी। गुड्स को कहां पे भेजा जाता था, लेबोरेटरी में फॉर द पर्पस ऑफ टेस्टिंग। कोर्ट का ऑर्डर आता था, और अगर आप लोग एग्रीड पार्टी हो, आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हो, अपील फाइल करोगे। अब भाई अब कहां पे अपील फाइल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में आए, स्टेट से नेशनल में आए, नेशनल से कहां चले जाएंगे हम लोग, सुप्रीम कोर्ट में। सबसे जो मेन अथॉरिटी है ना वहां पे आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट। कितने दिन में अपील करेंगे, विद इन 30 डेज हम लोग अपील फाइल करेंगे। कोई बच्चा बोले सर सुप्रीम कोर्ट से भी सेटिस्फाइड नहीं हो, तो बेटा कोई ऑप्शन नहीं है, लास्ट में क्या था, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को तो आपको मानना ही पड़ेगा, एज सच हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो यहां तक आप सबको क्लियर होना चाहिए। तो याद रखेंगे ये आंसर, कोई भी शॉर्ट नोट आ सकती है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, तीनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे हम लोग। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कवर करते हैं रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ। भाई बहुत सिंपल टॉपिक है, इंडिया में बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज है, तो उसके क्या रोल हो सकता है, ये मैं बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। वो सिर्फ यहाँ पे बेसिक पॉइंट्स है, आप लोग अपने आप पढ़ सकते हो। जस्ट एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। मेकिंग द कंज्यूमर्स अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंज्यूमर्स को अपने अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताते हैं ये लोग। एडुकेटिंग द कंज्यूमर अबाउट द रेमेडीज, कंज्यूमर्स को रेमेडीज मतलब सॉल्यूशन के बारे में बताया जाता है, रिफंड करवा लो, रिप्लेस करवा लो, रिपेयर करवा लो, क्या रेमेडी अवेलेबल है। कलेक्टिंग द डेटा ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट एंड टेस्टिंग देम, अलग अलग प्रोडक्ट का डेटा कलेक्ट किया जाता है और प्रोडक्ट्स को टेस्ट भी किया जाता है। फिर अलग अलग जर्नल्स को पब्लिश किया जाता है, ब्रॉशर्स है, मोनोग्राफ्स है, ये सब चीजों को पब्लिश करते हैं लोग। फिर सेमिनार अरेंज कर लेते हैं, तो कभी कॉन्फ्रेंस अरेंज करते हैं, वर्कशॉप कि किस तरीके से कंज्यूमर क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, उसके सेमिनार्स रखे जाते हैं। फिर अलग अलग एग्जीबिशंस की बात की है कि एग्जीबिशंस हो सकता है कि स्प्यूरियस गुड्स या जो एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स है कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग द प्रोटेस्ट एंड बॉयकॉट अगेंस्ट एडल्ट्रेशन और अंडरवेट और प्राइस रिगिंग, प्रोटेस्ट कर सकते हो आप लोग कि भाई ये जो प्रोडक्ट्स है उसको बॉयकॉट करो क्योंकि ये अंडरवेट है या प्राइस रिगिंग है वो गलत हो रहा है, ये सब प्रैक्टिसेस गलत है। शॉर्ट फिल्म्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसेट्स बना सकते हैं फूड एडल्ट्रेशन पे, ड्रग्स मिसयूज पे, इन सब चीजों पे। फिर काउंसलिंग करवा सकते हो और गाइडेंस सेंटर रख सकते हो कंज्यूमर्स के लिए, कंज्यूमर्स की काउंसलिंग या उनका गाइडेंस हो सकता है। एंड लास्ट में फाइलिंग द सूट और कंप्लेन और रीट पिटीशन बिफोर द कोर्ट,
आपके बिहाफ पे कंप्लेंट फाइल करना है या किसी को स्यू करना है, स्यू करना मतलब केस फाइल करना, रिट पिटीशन करनी, कुछ भी करना है, एनजीओ डेफिनेटली उसमें आपकी हेल्प करेगा। इंडिया में बहुत सारे अलग अलग एनजीओ है, यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे आप देख सकते हो चाइल्ड रिलीफ है, फिर एक क्राई करके एक है, इस तरीके से अलग अलग एनजीओ यहाँ पे इंडिया में हमारे अवेलेबल है। तो यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए, ये तो बहुत बेसिक टॉपिक था, हमने सिर्फ एक ओवरव्यू देखा है। अब चैप्टर का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो बहुत रिसेंटली ऐड हुआ है, लास्ट 2-3 साल की बुक्स में ही देखा गया है, उससे पहले की अगर आपकी ओल्ड बुक्स है तो उसमें ये टॉपिक आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की बात करे थे ना शुरुआत में, ये वो है। तो देखते हैं क्या है, इसकी एक एक लाइन रीड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 comes into force from 20th जुलाई 2020। भाई ये कब फोर्स में आया, तो 20 जुलाई 2020 को फोर्स में आया। एंड इट्स सेलिएंट फीचर्स इंक्लूडिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। एक अथॉरिटी को एस्टैब्लिश कर दिया, अथॉरिटी का नाम क्या है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सीसीपीए। अथॉरिटी का नाम याद रखेंगे, सीसीपीए। इनका इंटेंशन हमेशा से बहुत क्लियर था कि कंज्यूमर के राइट्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रोटेक्ट करने वाले हैं। अब यहां पे इन्होंने बोला है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीसीपीए, द सीसीपीए विल रेगुलेट द केसेस रिलेटेड टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, misleading advertisement and violation of consumer rights. It is empowered to conduct investigation into the violation of consumer rights and institute the complaint and prosecution. बोल रहा है सबसे पहले जब ये अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया गया तो ये अथॉरिटी केसेस हैंडल कर रही है अलग अलग, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से रिलेटेड या कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ये सब चीजों से रिलेटेड। उनके पास क्या पावर है, तो बोल रहे सबसे पहले वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी उनको डाउट है कि यार कंज्यूमर के राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर देंगे। उसके साथ बोला ऑर्डर द रिकॉल ऑफ अनसेफ गुड्स एंड सर्विस। अगर मार्केट में कोई भी अनसेफ गुड्स है या सर्विसेज है, सपोज करो कोई बीच में ऐसा हुआ था कि कुछ कार्स थी जो मार्केट में जब लॉन्च की गई तो कभी पार्किंग में खड़ी है तो आग लग गई, या कोई हाईवे पे चलते चलते आग लग गई, तो कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि भाई ये जो भी अनसेफ गुड्स है ना, इसको मार्केट से विड्रॉ करो, इसको रिकॉल करो और इसको ठीक करो, और उसके बाद ही उसको क्या करोगे, लॉन्च करोगे। उसके बाद बोल रहे हैं इंपोज पेनल्टी ऑन द मैन्युफैक्चरर और द एंडोर्सर और द पब्लिशर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। इनके पास पावर है भाई, सीसीपीए के पास। अगर आपने कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की है तो आपके खिलाफ पेनल्टी भी आ सकती है। तो सोच समझ के कोई गलत तरीके की एडवर्टीजमेंट, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं होनी चाहिए। चलिए सेकंड पॉइंट, रूल्स ऑन ई कॉमर्स। अब भाई कुछ रूल्स देख रखे हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से रिलेटेड रूल्स है जो पहले 1986 में कवर नहीं हो रहे थे, लेकिन अब कहां पे कवर हो रहे हैं, 2019 के एक्ट में कवर हो रहे हैं। सबसे पहले ई कॉमर्स एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर रिलेटिंग टू रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, डिलीवरी एंड शिपमेंट, मोड ऑफ पेमेंट, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ई कॉमर्स है, समझो फ्लिपकार्ट है या अमेजॉन है या कोई भी साइट, वहां पे बोल रहे हैं कि कंपल्शन है कि अगर वो लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उन्हें सब डिटेल्स मेंशन करनी होगी कि भाई रिटर्न की क्या प्रोसीजर है, रिफंड की क्या प्रोसीजर है, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, डिलीवरी, शिपमेंट। आप लोग कभी नोटिस करना, ये सब कुछ लिखा है। क्यों लिखते हैं वो लोग, क्योंकि रूल है भाई, रूल है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में बोला गया है कि ये सब चीजें ई कॉमर्स वेबसाइट्स को डिस्क्लोज करनी होगी, वो लोग कभी हाइड नहीं कर सकते इन सब चीजों को। एंड दीस आर मैंडेटरी एंड नॉट एडवाइजरी। भाई ये जो रूल्स है ना वो कंपलसरी है, कोई एडवाइस नहीं है हमारी तरफ से, बोल रहे हैं कंपलसरीली आपको इन रूल्स को क्या करना है, फॉलो करना है। एंड द सेलर कैन नॉट रिफ्यूज टू टेक बैक द गुड्स और विड्रॉ दी सर्विसेज। अगर समझो आपने कोई गुड्स और सर्विस लिया, वो डिफेक्टिव है या डेफिशिएंट है या जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं है, डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं होता, आप उसको रिटर्न कर सकते हो। और भाई कोई भी सेलर या कोई भी मैन्युफैक्चरर उसको मना नहीं कर सकता है। सेलर कैन नॉट रिफ्यूज टू टेक बैक द गुड्स। एंड द रूल्स ऑल्सो प्रोहिबिट ई कॉमर्स कंपनी फ्रॉम मैन्युपुलेटिंग द प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विस टू गेन अनरीजनेबल प्रॉफिट। भाई आप लोग अनरीजनेबल प्रॉफिट कमाने के लिए अनजस्टिफाइड प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। अननेसेसरीली बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज मत करो, वो गलत हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि अनजस्टिफाइड प्राइस नहीं होना चाहिए प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, वो भी गलत है। चलिए भाई रूल्स के बाद नेक्स्ट बोला है प्रोडक्ट लायबिलिटी। अ मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर
or the product seller will be held responsible to compensate for the injury or the damage caused by the defective product or deficiency in service. Basis for product liability action. बोल रहे हम लोगों को ध्यान रखना है कि सपोज करो अगर कोई भी हम लोग प्रोडक्ट की बात करते, कोई प्रोडक्ट है जिसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या उसकी डिजाइन मैच नहीं हो रही है जैसा हमने सोचा था, या डिविएशन आ रहा है, स्पेसिफिकेशन दिया कुछ और है, प्रोडक्ट कुछ और आ रहा है, या फिर नॉट कंफर्मिंग टू एक्सप्रेस वारंटी, वारंटी मैच नहीं हो रही है, एडिक्वेट इंस्ट्रक्शंस नहीं है, सर्विस जो प्रोवाइड की है उसमें गलती है, इम्परफेक्ट है, डिफिशिएंट है, सब कुछ भी है, तो भाई माइट बी पॉसिबल कि आप लोगों के ऊपर पेनल्टी आ सकती है या फिर आप लोग डेफिनेटली उस चीज के लिए कंपेंसेशन पे करोगे, तो आपकी उस चीज के लिए लायबिलिटी है, आपको डेफिनेटली उस चीज के लिए पे करना होगा, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेम। नेक्स्ट, पनिशमेंट फॉर मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ एडल्टरेटेड गुड्स। अगर सपोज आप एडल्टरेटेड गुड्स बेच रहे हो तो क्या पनिशमेंट आ सकती है? अ कॉम्पिटेंट कोर्ट में सस्पेंड एनी लाइसेंस इश्यूड टू द पर्सन फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 2 years। भाई 2 साल तक के लिए आपका लाइसेंस क्या हो सकता है? सस्पेंड हो सकता है। एंड इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट कन्विक्शन मे कैंसल द लाइसेंस परमानेंटली। मतलब ध्यान रखना, एक बार गलती हुई तो बोले यार देखो 2 साल तक लाइसेंस कैंसिल करेंगे, लेकिन दोबारा हुई, सब्सिक्वेंटली वापस से ऐसी गलती हुई तो आपका लाइसेंस परमानेंटली भी क्या हो सकता है? कैंसिल हो सकता है। तो आप ध्यान रखो, एडल्टरेटेड गुड्स अगर सेल करोगे तो लाइसेंस कैंसिल होगा, कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए। वापस करोगे तो परमानेंटली ही लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म ऑफ मीडिएशन। A complaint will be referred by the Consumer Commission for the mediation wherever the scope for early settlement exists and parties agree for it। ये बोल रहे हैं कि एक हमने डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया कि भाई मीडिएशन मतलब अर्ली सेटलमेंट की बात है। अगर आप दोनों ही पार्टीज मतलब सेलर और कस्टमर एग्री करते हो तो अर्ली सेटलमेंट में जा सकते हैं। एंड द मीडिएशन विल बी हेल्ड इन द मीडिएशन सेल। ये मीडिएशन कहां होगा? तो मीडिएशन सेल बना के रखे हुए हैं, जैसे कोर्ट होते हैं वैसे मीडिएशन सेल होते हैं, तो उसके अंदर ये मीडिएशन पूरी प्रोसीजर चलने वाली है। देयर विल बी नो अपील अगेंस्ट द सेटलमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सोच समझ के। आप लोग है ना डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में जा सकते थे, स्टेट से नेशनल में, नेशनल से सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये भाई ये क्या है? मीडिएशन सेल है, मीडिएशन सेल का जजमेंट फाइनल है, उसके बाद कोई अपील नहीं बनती है। तो यहां जाना है तो सोच समझ के जाना, क्योंकि इसके बाद आप लोग अपील फाइल नहीं कर पाओगे, इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? फाइनल होगा। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। नेक्स्ट वन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कंज्यूमर डिस्प्यूट एडजुडिकेशन प्रोसीजर। भाई कंज्यूमर डिस्प्यूट की बात की है। एम्पावरिंग द स्टेट एंड द डिस्ट्रिक्ट कमीशन टू रिव्यू देयर ओन ऑर्डर्स। ये लोग खुद ही के ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट है या स्टेट कमीशन है, खुद के अगर ऑर्डर को रिव्यू करना चाहते हैं तो वो पावर है यहाँ पे। अनेबलिंग ए कंज्यूमर टू फाइल द कंप्लेन इलेक्ट्रॉनिकली एंड इन कंज्यूमर कमीशन दैट हैव ज्यूरिसडिक्शन ओवर द प्लेस ऑफ हिज रेसिडेंस। आप लोग कंप्लेन कहाँ पे फाइल कर सकते हो? आपके ज्यूरिसडिक्शन में जो कंज्यूमर कोर्ट आता है ना उसमें। एंड इवन आपके पास ऑनलाइन का भी ऑप्शन है कि ऑनलाइन भी आप लोग कंप्लेन फाइल कर सकते हो, सिर्फ मैन्युअली जाना ऐसा जरूरी नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर हियरिंग एंड deemed admissibility of complaint if the question of admissibility is not decided within a specified period of 21 days। ये पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर समझ में ही नहीं आया, तो बोले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है हियरिंग के लिए, मतलब सुनवाई की जाती है वहां पे। अगर सपोज करो कोई एक ऐसा टॉपिक है जहां पे कंफ्यूजन है कि सर ये मैटर को लेके कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, ये एडमिसिबल होगा या नहीं होगा, तो पहले तो उसकी हियरिंग हो रही है, ठीक है। अगर समझो 21 डेज के अंडर में उसका कोई जजमेंट नहीं आता है, कोई अनाउंसमेंट नहीं आता कि भाई एडमिसिबल है कि नहीं है, तो बोले इट विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड एडमिसिबल। मतलब अगर कोर्ट को डिसाइड नहीं करती है तो 21 डेज में तो डेफिनेटली उसको क्या कर लिया जाएगा? एडमिट कर ही लिया जाएगा। तो हम लोग उस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अदर रूल्स में भाई बेसिक रूल्स देख लेते हैं लास्टली। As per the Consumer Dispute Redressal Commission, there will be no fees for filing the case up to 5 lakhs। 5 लाख तक की अगर कंप्लेन है आपकी तो कोई फीस नहीं भरनी है कोर्ट में। 5 लाख से ऊपर का प्रोडक्ट है तो कोर्ट में पहले क्या फाइल करोगे? आप करोगे फीस सबमिट करोगे। The credit of the amount due to unidentifiable consumer will go to the Consumer Welfare Fund and the State Commission will furnish the information to the central government
ऑन ए क्वार्टरली बेसिस ऑन वैकेंसी, डिस्पोजल एंड पेंडेंसी ऑफ द केस एंड अदर मैटर्स। भाई जो भी अमाउंट आती है वो कहाँ जाती है? कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाती है, जो हमने देखा था ना, एजुकेशन, ट्रेनिंग, काउंसलिंग, गाइडेंस के लिए यूज होता है वहां। स्टेट कमीशन टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन सबमिट करता है, किसको सबमिट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, ऑन क्वार्टरली बेसिस। भाई हर क्वार्टर पे इंफॉर्मेशन सबमिट होने वाली है, क्या चीज से रिलेटेड? तो भाई वैकेंसी से रिलेटेड, डिस्पोजल से रिलेटेड और पेंडेंसी से रिलेटेड। मतलब कितने केस टोटल आए, उसमें से कितने सॉल्व किए, उसमें से कितने केस अभी भी पड़े हैं, वो सब चीजें वो क्या करेगा? बेसिकली डिस्क्लोज करेगा। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दीज रूल्स देर आर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल रूल्स। इट विल बी एन एडवाइजरी बॉडी ऑन कंज्यूमर इश्यूज। भाई एक एडवाइजरी बॉडी इन्होंने बनाई है, ठीक है, और उसके अंदर कौन कौन है? सबसे पहले हेडेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। मतलब याद रखेंगे, सबसे पहला इंसान जो इसके अंदर है, जो हेड है, वो कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है। सेकंड वन, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन विद द मिनिस्टर ऑफ स्टेट। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन विद द मिनिस्टर ऑफ स्टेट एज ए वाइस चेयरमैन। भाई वाइस चेयरमैन कौन हो गया यहाँ पे? नंबर 2। हेडेड में कौन था? यूनियन मिनिस्टर था। फिर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो मिनिस्टर है उसको क्या बना दिया? वाइस चेयरमैन बना दिया। एंड 34 अदर मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड। और कितने लोग हैं? 34 लोग हैं। तो भाई 3 कैटेगरी बना दी हमने, पहले में हेडेड, दूसरे में वाइस चेयरमैन, तीसरे में 34 मेंबर्स। इट विल हैव अ 3-year टेन्योर। कितना टेन्योर है? 3 ईयर। मतलब हर 3 साल में कमिटी डेफिनेटली क्या होने वाली है? चेंज होने वाली है। एंड विल हैव मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फ्रॉम 2 स्टेट्स फ्रॉम ईच रीजन। मतलब याद रखना, इसके अंदर मिनिस्टर्स होंगे। बोल रहे मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फ्रॉम 2 स्टेट्स फ्रॉम ईच रीजन। नॉर्दर्न रीजन के 2 स्टेट, साउदर्न के 2 स्टेट, वेस्टर्न के 2 स्टेट, ईस्ट के 2 स्टेट। इस तरीके से हर जगह के, हर रीजन के 2-2 स्टेट में से हम लोग मिनिस्टर्स को क्या करेंगे? पिक करेंगे ये कमिटी को बनाने के लिए। तो हम लोग उस चीज का ध्यान रखेंगे। क्लियर हो रहा है आप लोगों को यहां तक? हम लोग ध्यान रखेंगे कि यहां पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हमने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर किए। एक छोटा सा क्वेश्चन, सपोज करो 5 लाख तक के या 10 लाख तक के गुड्स है, तो कंप्लेन कहां पे फाइल करोगे? तो आप लोग बोलोगे सर डिस्ट्रिक्ट में। मैं बोलता हूँ 40 लाख हो तो आप बोलोगे स्टेट में। मैंने अगर बोला कि 2 करोड़ है तो नेशनल में। सपोज अगर गुड्स की वैल्यू 0 है तो कहां करोगे? डिस्ट्रिक्ट में करोगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में ऐसा लिखा था ना अप टू 20 लैक्स। बॉस नहीं कर सकते, उसका सबसे बड़ा रीजन है, अगर 0 है ना, उसका मतलब है कि आप कंज्यूमर ही नहीं हो। आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट फ्री में मिलता है ना, तो आप कंज्यूमर नहीं माने जाते। कोई फ्री सैंपल मिलता है ऐसा कुछ तो नहीं। हाँ, अगर आपके पेरेंट्स ने या किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया है, देन डेफिनेटली यू आर अ कंज्यूमर। बट अगर शॉप से या कहीं से आपको फ्री सैंपल मिला है, तो आप लोग कभी कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आ सकते हो। दूसरी चीज, सपोज आपको एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो भाई बेसिक बेसिक चीजें लिख सकते हो। सबसे पहली चीज अगर हम लोग बात करें तो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट दोनों का अलग, बराबर, डेट अलग है, मंथ पूरा। दूसरा आप लोग लिख सकते हो लिमिट्स अलग है। जो हमने ओल्ड लिमिट्स पढ़ी ना, वो क्या थी? अप टू 20 लैक्स, 20 लाख टू 100 लाख एंड अबव 100 लाख। कहाँ पे? ओल्ड लॉ में। न्यू लॉ में जो लिमिट है ना, वो डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत हाई सेट कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट के लिए इतनी हाई लिमिट सेट कर रहे हैं वो लोग कि भाई बोल रहे हैं कि भाई करोड़ में सीधा का सीधा अमाउंट, यानी बोल रहे हैं अप टू 1 करोड़, फिर बोल रहे हैं 1 to 10 करोड़ एंड अबाउ 10 करोड़। डिस्ट्रिक्ट हो तो 1 करोड़ तक का, स्टेट हो तो 1 से 10 करोड़ और नेशनल हो तो अबाउ 10 करोड़। तो ये लिमिट चेंज हो गई। फिर बोल रहे हैं कि भाई पहले वाला जो लॉ था उसके अंदर ये कोई कमिटी नहीं थी, ऐसी कोई रूल्स नहीं थे, ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं थी। जहां जो यहाँ पे हमने पढ़ा ना सीसीपी, ये जो अथॉरिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो बोल रहे हैं ये जो अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी पुराने लॉ में नहीं थी, नए लॉ में ये है। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। और फोर्थ पॉइंट, ई कॉमर्स। पुराना लॉ ई कॉमर्स से डील नहीं करता था भाई, उस टाइम पे ई कॉमर्स ही नहीं था इतना ज्यादा। नए लॉ में ई कॉमर्स से रिलेटेड भी गाइडलाइंस आ गई। तो आप लोग सबसे पहले ध्यान रखना, आप लोग ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के साथ लिख सकते हो, डेट लिख सकते हो उसकी। सेकंड पॉइंट में आप लोग लिमिट्स लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट में आप लोग अथॉरिटी लिख सकते हो। और फोर्थ पॉइंट के अंदर आप लोग ई कॉमर्स का पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो कि पुराने लॉ में ई कॉमर्स नहीं था, नए लॉ में ई कॉमर्स है। आई होप चैप्टर का ओवरव्यू आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को भी डाउट है तो डेफिनेटली आप लोग मुझे बता सकते हो। और अगर आपको और कोई चैप्टर का वीडियो चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।
इवन कमेंट सेक्शन में ये भी लिखना कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया, ताकि दूसरे चैप्टर्स में आपके लिए और अच्छे से बना सकूं। ठीक है, लाइक जरूर करना इसको, शेयर करना वीडियो को, और जो नेक्स्ट चैप्टर चाहिए वो आप लोग कमेंट करो, डेफिनेटली मैं शूट करके अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। आई होप सबको समझ में आया होगा। क्लियर एवरीवन? चलो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।